नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज में। एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। ईएसआई एक्ट का हम चैप्टर वाइज आपके सामने एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 46(1)(a। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेक्शन 46(1)(a) के अंदर जिस बेनिफिट की बात की गई है वो कौन सा बेनिफिट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकनेस बेनिफिट। एग्जाम में आपसे इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सिकनेस बेनिफिट की चर्चा किस सेक्शन में की गई है, तो 46(1)(a) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू ओनली डिपेंडेंट्स। ये वर्ड नोटिस कीजिए, ओनली डिपेंडेंट्स ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन हु डाइज ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजुरी। एम्प्लॉयमेंट इंजुरी की वजह से जिस आईपी की डेथ हो गई है उसका कौन सा बेनिफिट सिर्फ डिपेंडेंट को मिलेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट या फिर फ्यूनरल एक्सपेंसेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंट बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 46(1)(e) रेफर्स टू। 46(1)(e) में क्या है? पेरियोडिकल पेमेंट्स फॉर डिसेबलमेंट, payments toward funeral expenses, medical treatment and attendance, and next confinement related benefits. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 46(1)(f who is primarily entitled to receive the funeral expenses of a deceased insured persons। अभी आपने पीछे देखा कि जो डिकेज पर्सन होते हैं उसके डिपेंडेंट को क्या मिलता है, उसमें फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी आ सकते थे, बट एक वर्ड दिया गया था कि ओनली बेनिफिट है, वहाँ केवल कौन सा बेनिफिट, तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है। बट यहाँ पूछा गया कि प्राइमरीली कौन इंटाइटल होते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इल्डेस्ट सर्वाइविंग फैमिली मेंबर, एनी फ्रेंड ऑफ द डिकेस्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्डेस्ट सर्वाइविंग फैमिली मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट पूछा गया है फॉर क्लेमिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेस। नॉर्मली कितने दिन का टाइम होता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मे द कॉर्पोरेशन एक्सटेंड मेडिकल बेनिफिट्स टू एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो बेनिफिट एक्सटेंड किए जाते हैं वो किसके लिए एक्सटेंड किए जाएंगे? क्या जनरल पब्लिक के लिए, क्या एम्प्लॉयर के लिए, फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स या लीगल हेयर्स के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। विच सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट डील्स विद द क्वालिफिकेशन, कंडीशन, रेट एंड पीरियड ऑफ सिकनेस बेनिफिट। यानी सिकनेस बेनिफिट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगे, कंडीशन क्या होंगे, रेट क्या होंगे, इसको डिसाइड किस सेक्शन के अंदर किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सेक्शन 46, 49, 51 और 44। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 49। एक और क्वेश्चन बनता है कि इस क्वालिफिकेशन, कंडीशन, रेट और पीरियड को डिसाइड कौन करता है। इसे डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट, ईएसआई एक्ट स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन, कंडीशन, रेट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ मैटरनिटी की बात पूछी गई है। अभी सिकनेस की बात थी, सिकनेस पूछा जाए तो सेक्शन 49, जबकि आपको मैटरनिटी पूछा जाए तो इसका आंसर होगा सेक्शन 50। सी इसका सही आंसर होगा। विच सेक्शन ऑफ द ईएसआई एक्ट प्रोवाइड द पेरियोडिकल पेमेंट्स। यहाँ क्वेश्चन है पेरियोडिकल पेमेंट से रिलेटेड, टू किससे, टू इंश्योर्ड पर्सन्स इन केस ऑफ टेम्पोररी और परमानेंट डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट की कंडीशन में जो पेरियोडिकल पेमेंट्स होते हैं वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 51 for how many days must a person be temporary disablement excluding the day of the accident
टू बी एलिजिबल फॉर डिसेबलमेंट बेनिफिट। कितना दिन होगा मिनिमम? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 days। An accident arising during the course of employment is presumed to arise, क्या होगा ऑप्शन? From negligence, from natural causes, out of the employment या outside the scope of the employment। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी out of the employment। नेक्स्ट क्वेश्चन, द presumption in section 51 holds। सेक्शन 51 क्या बताता है? Only if proved, unless there is evidence to the contrary, regardless of evidence, only if injury is minor। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनलेस देयर इज एविडेंस टू द कंट्रेरी। यानी जब तक कोई कंट्रेरी एविडेंस नहीं प्राप्त होते हैं तब तक यह माना जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वह एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। एन एक्सीडेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट इज स्टिल डीम्ड वर्क रिलेटेड इवन इफ द इंश्योर्ड was acting in contravention of law। क्या होगा? द एक्ट वॉज फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है तो डीम्ड टू वर्क रिलेटेड इंजुरी नहीं माना जाता है, आपको पता है। द एक्ट वॉज अनरिलेटेड टू वर्क, अनरिलेटेड वर्ड है, नहीं होगा आंसर। द एक्ट वॉज फॉर एम्प्लॉयर्स ट्रेड और बिजनेस, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयर के ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क होगा तो वह माना जाएगा कि ये वर्क रिलेटेड इंजुरी है। सेक्शन 51B प्रोटेक्ट्स वर्कर्स एक्टिंग। सेक्शन 51B क्या कहता है और वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है? इन ग्रॉस मिसकंडक्ट, ग्रॉस मिसकंडक्ट में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। विदाउट एनी रिलेशन टू वर्क, यदि वर्क से कोई रिलेशन नहीं है तब भी नहीं। विदाउट एम्प्लॉयर्स परमिशन बट इन कनेक्शन टू वर्क, यदि वर्क से रिलेटेड है बट फिर भी यदि उसके एम्प्लॉयर के परमिशन के बिना है तो यह एक्ट उसे प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। अब ट्रैवल की बात है। इन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इफ। ऑप्शन देख लेते हैं। द एम्प्लॉय ओन्स द व्हीकल, इट्स अ पब्लिक बस, इट्स ऑपरेटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयज वॉज लेट। ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इट इज ऑपरेटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। आपने नोटिस किया रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में एक चीज होता है कि उससे के एम्प्लॉयर के फेवर का कोई काम हो, यानी वर्कर के द्वारा कोई काम ऐसा किया गया जो एम्प्लॉय के फेवर में हो, मानवता के फेवर में हो, तो उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सीडेंट व्हाइल हेल्पिंग अदर्स, हेल्प कर रहा था दूसरे को, इन एन इमरजेंसी इज, क्या होगा? नॉट कंसिडर्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, कंसिडर्ड वॉलंटरी एड, डीम टू अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीम टू अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी एक्सीडेंट ऐसे टाइम में हो गया जब इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को वो हेल्प कर रहा था, वो भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्सीडेंट इन सेक्शन 51D मस्ट हैपन, क्या? आउटसाइड ऑफिस आवर्स ओनली, ऑन द स्ट्रीट, इन और अबाउट एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस, एट द एम्प्लॉयज होम। एक्सीडेंट की बात है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इन और अबाउट एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्क्यू एफर्ट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 51D। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है कि जो यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं रेस्क्यू चल रहा था तो उसे किस सेक्शन के तहत? तो 51D के तहत एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाता है। अब रेस्क्यू एफर्ट्स किसके लिए? रेस्क्यू एनिमल्स, प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली, ये ओनली वर्ड है, रेस्क्यू और प्रोटेक्ट पर्सन्स और प्रॉपर्टी फ्रॉम डेंजर, एक तो पर्सन को बचा रहा होगा या फिर प्रॉपर्टी को बचा रहा होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम गेटिंग इंज्यूर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पर्सन भी इंक्लूडेड है एंड पर्सनल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच सेक्शन ऑफ द ESI एक्ट डील्स विद द डिपेंडेंट बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजुरी? हमने पीछे भी देखा था, इससे रिलेटेड था। यहाँ डिपेंडेंट की बात की जा रही है। पीछे हमने मैटरनिटी देखा है, सिकनेस देखा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है डिपेंडेंट बेनिफिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट्स बेनिफिट इज पेएबल व्हेन एन इंश्योर्ड पर्सन डाइज। कैसे? इंश्योर्ड पर्सन किस तरीके से यदि उनकी मृत्यु होती है तो डिपेंडेंट बेनिफिट पेएबल होगा। डाइज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, क्या नेचुरल कॉज के कंडीशन में? नहीं। रिटायर के कंडीशन में भी नहीं है। डाइज एज रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजुरी, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी की वजह से यदि उनकी मृत्यु होती है तो डिपेंडेंट बेनिफिट पेएबल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट बेनिफिट इज पेएबल एट रेट एंड कंडीशन। अब बेनिफिट का रेट एंड कंडीशन कौन प्रिस्क्राइब करता है? तो आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट्स बेनिफिट may still be payable even if the deceased insured person, ऑप्शन देख लेते हैं, was never registered under the act, यदि कभी वो रजिस्टर्ड नहीं था तो उसे तो नहीं मिलेगा। had not received any TDB पेमेंट, यानी उसे TDB कोई पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, was not working at the time of injury, इंजुरी के टाइम वर्क करना आवश्यक है तभी डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है, ये भी रॉन्ग है। वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड की कंडीशन में डिपेंडेंट बेनिफिट पेएबल नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैड नॉट रिसीव्ड एनी TDB, यानी कोई TDB रिसीव नहीं किया है फिर भी उसे डिपेंडेंट बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट्स एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर सब क्लॉजेज जनरली इंक्लूड, किसे किसे मिलता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ओनली स्पाउस, एक्सटेंडेड फैमिली एंड नेबर्स, specific close relatives like spouse, minor children and infirm parents. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 52A1, ये रिलेटेड है 52A से। अब आपको पता है 52A किससे रिलेटेड है? तो सेक्शन 52A OD से रिलेटेड है। OD यानी ऑक्यूपेशनल डिजीज से। देखते हैं क्वेश्चन है, अ डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड इन द कोर्स ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज डीम्ड एन एम्प्लॉयमेंट इंजुरी इफ द एम्प्लॉयमेंट इज लिस्टेड इन, किस में लिस्टेड होना चाहिए? फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल? ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी आसान होंगे क्योंकि हमने जो भी पहले वीडियो बनाए हैं ये सारे क्वेश्चन लगभग वहाँ से ही है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एम्प्लॉय इन पार्ट बी ऑफ द थर्ड शेड्यूल। अब पार्ट बी क्या है, थर्ड शेड्यूल क्या है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले के वीडियोज में। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिज्यूम एन ऑक्यूपेशनल डिजीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ, यानी कोई किसी फैक्ट्री में यदि मिनिमम 6 मंथ तक काम करता है, ऐसे कंडीशन में उसके बाद यदि उससे अराइजेज कोई बीमारी होती है तो ऐसा माना जाएगा कि ऑक्यूपेशन की वजह से वो डिजीज उसे हुए हैं। नेक्स्ट, who has the authority to add new employments and diseases to the third schedule? यानी जो थर्ड शेड्यूल है उसमें डिजीज और न्यू एम्प्लॉयमेंट ऐड कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट, एम्प्लॉयर, कॉर्पोरेशन या एम्प्लॉयज यूनियन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस वेदर एन एक्सीडेंट हैज रिजल्टेड इन परमानेंट डिसेबलमेंट, यानी एक्सीडेंट की वजह से वो परमानेंट डिसेबलमेंट है, ये कौन डिटरमाइन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड को परमानेंट डिसेबलमेंट है या नहीं ये डिटरमाइन करने का पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन फॉर विच अ प्रोविजनल असेसमेंट होल्ड्स गुड इज डिटरमाइंड बाई। अब ये डिटरमाइन कौन करता है? क्या कॉर्पोरेशन, MAT यानी मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल, मेडिकल बोर्ड या फिर लेबर मिनिस्ट्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if disqualified with the medical board decision a person may appeal to। अब मेडिकल बोर्ड के डिसीजन से यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में अपील की क्या प्रक्रिया है? अपील कहाँ कर सकता है? क्या वह सेंट्रल गवर्नमेंट में कर सकता है? क्या वो हाई कोर्ट में कर सकता है?
क्या यह अपील एमएटी यानी मैट में की जा सकती है या फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अपील के लिए मैट में जा सकता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले डिसीजन मेडिकल बोर्ड के द्वारा सुनाए जाते हैं। यदि वहां सेटिस्फाइड नहीं है, वो मैट में अपील होता है। अब मैट में यदि अपील से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे केसेज में फिर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट होता है, EI कोर्ट। आफ्टर अपीलिंग टू द मैट, द नेक्स्ट लेवल, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपील बाय एन इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड इफ, किस कंडीशन में अपील अलाउड नहीं होगा? दे डिसरिगार्ड विद द मेडिकल बोर्ड्स असेसमेंट, दे डिड नॉट अटेंड द मेडिकल बोर्ड सेशन, they already applied for commutation and received the benefit, they are represented by a lawyer। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, they already applied for commutation and received the benefit। यदि कम्यूटेशन के थ्रू यह बेनिफिट रिसीव कर चुका है, ऐसे केसेस में अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो barred फ्रॉम अपीलिंग इफ, किस कंडीशन में? इट हैज ऑलरेडी पेड द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, the employee refused treatment, the accident was minor, the employee filed a court case। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट हैज ऑलरेडी पेड। यदि पेमेंट हो चुका है तो कॉर्पोरेशन फिर अपील नहीं कर सकती है। यह बाउंडेशन दोनों तरफ से है, आईपी की तरफ से यदि वो क्लेम ले चुका है, कॉर्पोरेशन की तरफ से यदि यह क्लेम दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 55(3) स्पेसिफाइज दैट एन असेसमेंट कैन नॉट बी रिव्यूड बिफोर। असेसमेंट कब नहीं किए जाएंगे? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल असेसमेंट, तो 5 year का ऑप्शन है, 1 year, 6 month या फिर 2 year। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट एज पर सेक्शन 52A(2)। यानी ये सेक्शन क्या कहता है? 55A का 2 जो होगा वो डिपेंडेंट बेनिफिट किस केस में एडजस्टमेंट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरिज, रीमैरिज, अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 18 years बाय द क्लेमेंट। ऐसे क्या केसेस हैं जब इसमें से एक बेनिफिशियरी को यानी एक डिपेंडेंट को हटा करके पैसे को बाकी में रीएप्रोप्रिएशन किया जाता है। नेक्स्ट, insured persons and their family are entitled to medical benefit provided by, किसके द्वारा? तो मेडिकल बेनिफिट कौन प्रोवाइड करता है? आपको पता है, ये SIC के हॉस्पिटल्स होते हैं और स्टेट हॉस्पिटल्स होते हैं। नेक्स्ट, द एक्सेस सिकनेस बेनिफिट पेमेंट इन ए स्टेट इज शेयर्ड बिटवीन, किसके साथ शेयर किया जाएगा? इफ नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड बाय, यदि कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी दो पार्टी के बीच में, ऐसे कंडीशन में डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे? तो इसके लिए आपको पता है क्या मेडिकल बोर्ड में जाया जाता है, आर्बिट्रेशन में, या कॉर्पोरेशन केवल करेगा, या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट? इसके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेशन कैन एस्टैब्लिश हॉस्पिटल विथ, यानी जो आपने देखा रहेगा कि ESIC के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसे एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? किसकी परमिशन चाहिए, या किसके अप्रूवल चाहिए, या किसी के अप्रूवल नहीं चाहिए? ऑप्शंस है, नो अप्रूवल नीडेड, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, या फिर एक्सक्लूसिव राइट फॉर इंश्योर्ड पर्संस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होनी चाहिए। हमने आज बेनिफिट पार्ट से रिलेटेड MCQ को कंप्लीट किया है। इसमें मोस्टली बेनिफिट के चैप्टर से रिलेटेड थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। अभी हमने बेनिफिट से रिलेटेड चैप्टर का MCQ देखा। इसमें चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रहे हो, या फिर लॉन्ग रहे हो, या फिर इम्पॉर्टेंट रहे हो, ये सारे सेक्शन हमने कवर किए हैं अपने वीडियोज में।